नमस्कार। आज दुनिया की नज़रें टिकी हैं कनाडा पर, जहां G7 देशों के जो नेता हैं उनकी एक अहम बैठक चल रही है। तो चलिए आज इसी वैश्विक मंच पर इसकी अहमियत और इसके अलग-अलग पहलुओं पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। बिल्कुल। G7 मतलब ग्रुप ऑफ 7। ये दुनिया की 7 जो सबसे बड़े औद्योगिक और लोकतांत्रिक अर्थव्यवस्थाएं हैं उनका ग्रुप है। इसमें अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और यूके शामिल हैं। और हाँ, यूरोपियन संघ भी है इसमें। अच्छा, यूरोपियन संघ भी? हाँ, पर वो मतलब सदस्य देश की तरह नहीं गिना जाता, पर सारी बातचीत का हिस्सा जरूर होता है। और ये सब नेता हर साल मिलते हैं, किस लिए? हाँ, हर साल मिलते हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, देखो आजकल क्लाइमेट चेंज कितना बड़ा मुद्दा है, स्वास्थ्य है, और हाँ, टेक्नोलॉजी की जो तेज रफ्तार है, इन सब पर बात करने के लिए। दिलचस्प बात यह भी है कि इसका कोई परमानेंट हेडक्वार्टर्स या ऑफिस वगैरह नहीं है ना, और प्रेसिडेंसी भी बदलती रहती है। सही कहा। कोई स्थायी ऑफिस नहीं, कोई सेक्रेटेरिएट नहीं, अध्यक्षता हर साल बदल जाती है। जैसे इस साल 2025 में कनाडा मेजबान है, तो अगले साल 2026 में फ्रांस होगा। और ये कोई संधि वाला संगठन भी नहीं है, मतलब कोई ट्रीटी नहीं है? नहीं, कोई ट्रीटी बेस्ड संगठन नहीं है ये बस आपसी सहमति से जो ग्लोबल चुनौतियां हैं उन पर एक साथ मिलकर रणनीति बनाने का एक मंच है एक तरह से। आज हम इसी की अहमियत, थोड़ा इसका इतिहास और खास तौर पर भारत की जो भूमिका इसमें बढ़ रही है उसे समझने की कोशिश करेंगे। तो फिर इसकी शुरुआत कैसे हुई? क्या ये हमेशा से G7 ही था? नहीं, शुरुआत में ये G6 था। 1975 में फ्रांस में इसकी शुरुआत हुई थी। उस टाइम ना दुनिया में आर्थिक संकट चल रहा था, तो 6 देशों के वित्त मंत्रियों ने मिलकर सोचा कि भाई इन चुनौतियों पर बात करनी चाहिए। अच्छा, सिर्फ 6 देश थे पहले? हाँ, फिर अगले ही साल 1976 में कनाडा भी जुड़ गया, तब ये G7 बना। और यूरोपियन यूनियन तो 1977 से ही इनकी बैठकों में शामिल हो रहा है। और रूस का भी कुछ था ना, वो भी मेंबर था शायद? हाँ बिल्कुल, रूस जुड़ा था 1997-98 के आसपास, तब ये G8 बन गया था। लेकिन फिर 2014 में जब रूस ने क्रीमिया पर कब्जा किया, हाँ, वो क्रीमिया वाला मामला। हाँ, तो उसके बाद उसे ग्रुप से सस्पेंड कर दिया गया और ये वापस G7 हो गया। ये सवाल अक्सर उठता है कि चीन इतनी बड़ी इकोनॉमी है, वो G7 का मेंबर क्यों नहीं है? अच्छा सवाल है। देखो, इसका मुख्य कारण ना G7 की जो मूल सोच है उससे जुड़ा है। ये ग्रुप असल में स्थापित उन्नत लोकतांत्रिक देशों का है, जिनकी अर्थव्यवस्थाएं खुले बाजार वाली हैं। चीन का जो पॉलिटिकल सिस्टम है और इकोनॉमी का स्ट्रक्चर है वो कम्युनिस्ट पार्टी और स्टेट कंट्रोल पर आधारित है। अच्छा, मतलब वो मॉडल अलग है? हाँ, वो इस G7 वाले मॉडल से काफी अलग है, इसीलिए चीन इसका हिस्सा नहीं है। हालांकि वो G20 जैसे दूसरे बड़े ग्रुप्स का मेंबर है, जहां अलग अलग तरह के सिस्टम वाले देश शामिल हैं। ये बात G7 की खासियत को और साफ करती है। अच्छा, तो अब आते हैं इसकी अहमियत पर। ये ग्रुप इतना प्रभावशाली क्यों है आखिर? देखो, इसकी ताकत आती है इसके सदस्यों की इकट्ठा आर्थिक शक्ति से। ये 7 देश मिलकर दुनिया की जो कुल GDP है उसका लगभग 40 से 44% हिस्सा बनाते हैं। 44%? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, और दुनिया की जो कुल संपत्ति है उसका आधे से भी ज्यादा हिस्सा इनके पास है। तो जाहिर है इनके जो आर्थिक फैसले होते हैं या नीतियां होती हैं उनका पूरी दुनिया पर बहुत गहरा असर पड़ता है। ये ग्लोबल एजेंडा सेट करने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। और ये सिर्फ इकोनॉमी तक ही सीमित नहीं है, जैसा आपने पहले भी इशारा किया था। बिल्कुल नहीं, आर्थिक स्थिरता तो है ही, उसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, क्लाइमेट चेंज से निपटना, ग्लोबल हेल्थ पॉलिसीज बनाना, व्यापार को आसान करना, और अब देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI जैसे जो नए टेक्नोलॉजी के मुद्दे उभर रहे हैं उन पर भी ये देश मिलकर रणनीति बनाते हैं। लेकिन इनके पास कोई अपनी फौज या कानून लागू करने की सीधी शक्ति तो नहीं है? नहीं, वो नहीं है। इनके पास कोई लीगल बाइंडिंग पावर या अपनी सेना नहीं है, पर ये जो साझा लोकतांत्रिक मूल्य हैं उनको मजबूती देते हैं और जो ग्लोबल चुनौतियां हैं उन पर सहयोग का एक माहौल बनाते हैं। ये इनका बड़ा प्रभाव है। इसी कॉन्टेक्स्ट में भारत का रोल बड़ा दिलचस्प हो जाता है। भारत तो मेंबर नहीं है, फिर भी हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी लगातार इन बैठकों में जा रहे हैं। ऐसा क्यों? हाँ, भारत सदस्य नहीं है, लेकिन पिछले कुछ सालों में भारत की जो आर्थिक ताकत पड़ी है, दुनिया की चौथी या 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया है
और उसकी जो जियोपॉलिटिकल अहमियत है, हाँ वो तो है। उसने उसे G7 के लिए बहुत महत्वपूर्ण बना दिया है। इसीलिए उसे लगातार अतिथि देश या आउटरीच कंट्री के तौर पर बुलाया जा रहा है। भारत वैसे तो 2003 से ही G7 आउटरीच सत्रों में शामिल होता रहा है, पर 2019 से तो लगातार उसे स्पेशल गेस्ट के तौर पर बुलाया जा रहा है। मतलब ये प्रधानमंत्री मोदी की छठी लगातार G7 बैठक है कनाडा में। ये तो पैटर्न बन गया है। और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी 5 बार गए थे। जी हाँ। तो क्या अब ऐसा मान लें कि भारत की उपस्थिति G7 के लिए एक जरूरत बन गई है? काफी हद तक हाँ। देखो, इस साल भी कनाडा की तरफ से शुरुआत में कुछ हिचकिचाहट थी, वो निज्जर मामले को लेकर, जो उनकी घरेलू राजनीति है उसके चलते। हाँ वो खबरें थीं। लेकिन बाकी G7 मेंबर्स ने माना कि भारत का होना जरूरी है, खासकर जब बात इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सुरक्षा की हो, या ग्लोबल सप्लाई चेन को मजबूत करने की, या फिर ग्लोबल साउथ यानी विकासशील देशों के मुद्दों पर। इन सब पर सार्थक चर्चा के लिए भारत का होना अहम है। देखो, G7 अकेले इंडो पैसिफिक में चीन के बढ़ते प्रभाव को बैलेंस नहीं कर सकता, तो भारत जैसे बड़े रीजनल पार्टनर का होना जरूरी हो जाता है। तो भारत इस मंच पर क्या मुद्दे लेकर जाता है और उसे इससे क्या फायदे मिलते हैं? भारत वहां खुद को ग्लोबल साउथ की एक मजबूत आवाज के तौर पर पेश करता है। जो मुख्य मुद्दे भारत उठाता है उनमें है एनर्जी सिक्योरिटी, खासतौर पर रिन्यूएबल एनर्जी जैसे ग्रीन हाइड्रोजन को बढ़ावा देना, टेक्नोलॉजी और AI में सहयोग की बात करता है। भारत अपने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे UPI और आधार, इन्हें एक ग्लोबल मॉडल के तरह भी पेश कर रहा है। अच्छा, UPI और आधार को भी? हाँ। फिर इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षित सप्लाई चेन कैसे बने, इस पर जोर देता है। और अफ्रीका के विकास में भागीदारी जैसे मुद्दे भी शामिल हैं। और भारत के अपने नजरिए से क्या फायदे हैं? भारत के लिए ये एक बड़ा मौका है वैश्विक व्यापार बढ़ाने का, अमेरिका और यूरोप के साथ अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को और मजबूत करने का, क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए जो फाइनेंस और टेक्नोलॉजी चाहिए वो विकसित देशों से मिल सके, इसके लिए भी एक मंच है। और हाँ, कनाडा जैसे देशों के साथ अगर कोई तनाव है तो द्विपक्षीय बातचीत से उसे कम करने का भी अवसर मिलता है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि G7 आज भी दुनिया के जो प्रमुख लोकतांत्रिक देश हैं उनके लिए वैश्विक चुनौतियों पर एक साथ आने, बात करने और समन्वय साधने का एक शक्तिशाली मंच बना हुआ है। बिल्कुल। और भारत का लगातार अतिथि के रूप में शामिल होना ये दिखाता है कि ग्लोबल ऑर्डर बदल रहा है और भारत जैसी जो उभरती शक्तियां हैं उनकी भूमिका कितनी बढ़ रही है। बिल्कुल सही। और ये एक सोचने वाली बात भी है कि जैसे जैसे G7 अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए भारत जैसे महत्वपूर्ण गैर सदस्य देशों को शामिल कर रहा है, तो क्या भविष्य में वैश्विक शासन के ऐसे मंच वाकई में ज्यादा समावेशी बनेंगे? क्या निर्णय लेने की प्रक्रिया में इन नई शक्तियों को एक बराबरी का दर्जा मिलेगा? ये देखना दिलचस्प होगा कि ग्लोबल सहयोग का रूप आगे कैसे बदलता है।